इस प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, नदीम सेठी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, फैसल सब्जवारी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। फैसल साहब, नदीम सेठी साहब ने बड़ी डिटेल्ड बात की, उन्होंने कहा आप बड़े डिप्लोमेटिक हो रहे हैं अपने आंसर्स में। पहली बात तो ये है कि अखबारात की जो सियासी झुकाव है वो लोगों के सामने पहले ये बता होना दें आप चाहिए। डिप्लोमेटिक थे या नहीं? नहीं, यकीनन मैं नहीं चाहूंगा कि मैं कन्फ्रंटेशन में जो है अननेसेसरी यू बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट। आई वाज ट्राइंग टू अच्छा। एंड दैट्स माय ड्यूटी एज वेल कि जाहिर सी बात है कि अगर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, पॉलिटिकल काम को आगे ले जा रहा हूँ और मैं नॉन इश्यूज में घिर जाऊंगा या मैं खामा की कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स में आ जाऊंगा तो वो मुनासिब नहीं होगी। फर्स्ट डे अखबारात का और मीडिया का बाज लोगों का एक सियासी झुकाव होता है, बाज का नहीं भी होता। उनकी न्यूट्रलिटी को हम बड़ा जो है समझते हैं कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का नहीं होता। मैं ये तो नहीं बात कहूँगा कि नवाए वक्त का किसकी जानिब झुकाव है या नहीं, वो नवाए वक्त के कारी ज़्यादा समझते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बड़ी नाइंसाफ़ी है कि मुझे आप राइट टू रिप्लाई दिए बगैर एक हवा में चीज़ अपनी परवाज़ तख़य्युल की बुनियाद के ऊपर लिख दें कि क्रिमिनल्स को गैदर किया जा रहा है। क्या कल किसी पुलिस वाले ने या इस्टेब्लिशमेंट या इंटेलिजेंस वाले ने वहां तीनों जलसों में एक एक फर्द को चेक किया कि हिस्ट्री शीटर है या नहीं है? क्या इस शहर में, इस सूबे में लोग जग्गा टैक्स लेने वालों, टीपू ट्रगा वाला टाइप और दीगर पता नहीं कौन कौन से कैरेक्टर हम नाम सुनते हैं बैठ के और हॉल जाते हैं, उनके पॉलिटिकल अफिलिएशंस और झुकाव के मुतालिक क्या इन अखबारात ने लिखा? मैं समझता हूं कि एमक्यूएम इज ए मैसेस पार्टी, वी वेलकम मैसेस। हमारे दरमियान हर पॉलिटिकल पार्टी की तरह इसी माशरे से लोग आते हैं, इस माशरे में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। ले तो हो सकता है कि कोई गलत आदमी, कोई बुरा आदमी एमक्यूएम में आ जाए, लेकिन यह नहीं हो सकता कि वो एमक्यूएम में रह जाए अगर वो बुरा है। हम तत्हीर के अमल पे और अकाउंटेबिलिटी पे वी बिलीव इन। अच्छा, सेठी साहब ने एक और बात की और मैं उनकी बात से यही सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि सेठी साहब ने फरमाया कि आप परवेज़ मुशर्रफ साहब की आपकी पार्टी बहुत चहीते थे। अब जब आप माशाल्लाह पंजाब में हैं, कन्वेंशन भी आपके नज़दीक बड़ा कामयाब कन्वेंशन था, लोग आपसे पूछते नहीं है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के भी आप चहीते, पीपल्स पार्टी के साथ भी आप हुकूमत बना के बैठे हुए? पहली बात तो चहीते का लफ्ज़ जो है ना, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं, हमारा बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ रहा है। नहीं, सन 2001 में तक एमक्यूएम की लीडरशिप गिरफ्तार हुई है। डॉक्टर फारूक सत्तार सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में, शोएब बुखारी साहब और दीगर लीडरशिप। मैं भी जो गिरफ्तार हुआ था मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में 2001 में हमने उनके बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट किया था, पहली बात। और जब हम उनके साथ गवर्नमेंट में रहे तो हमारे मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर उनसे बड़ा स्ट्रांग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। जहाँ तक ये बात है कि भाई पीपल्स पार्टी के साथ क्यों है, वजह यह है कि 2002 में भी हम चाहते यही थे कि हम सूबे सिंध में बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन वो मामलात 90 से लेकर बिलावल हाउस तक तो चले, लेकिन उसके बाद किसी भी वजह से नहीं आगे जा सके और हमें बड़ा अफसोस था। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर किया था डॉक्टर फारूक सत्तार ने बिफोर ज्वाइनिंग ज़फरुल्लाह जमालीज़ गवर्नमेंट कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चाहते हैं। दूसरी बात यह है, देखिए हम ट्राइबलाइज सोसाइटी में रहने वाले लोग नहीं हैं। देही और शहरी में एक खलीज थी जिसे बड़ी एफर्ट्स के साथ पाटा गया है। एंड व्हेन आसिफ जरदारी साहब केम टू 90, बिफोर कमिंग टू 90, ही वेंट टू आवर शोहदा कब्रिस्तान। मैं समझता हूं कि माजी की तलखियों को भुलाना चाहिए। अभी हमारा हाल ही इतना तल्ख होता जाता है कि हम उसी में रहें। हम, जैसे मैंने कहा, कबायली रिवायात वाले लोग नहीं है कि जन्म जन्म की दुश्मनियां हों, और हम ये भी चाहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके साथ एक सिंपथी है और वो एक फातेह पार्टी बन के आई है, तो बिल्कुल हमने उनको सपोर्ट की कि आपके चीफ मिनिस्टर को हमने वोट दिया, उनके स्पीकर को हमने वोट दिया। हमने उस वक्त गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं की। व्हेन आसिफ जरदारी साहब रिक्वेस्टेड बिफोर ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट, वी वोटेड फॉर देयर। अच्छा, अभी जो हम सुन रहे थे अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर, उसके अंदर उन्होंने कहा कि लुटेरों का भी उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने जागीरदारों का भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ एमक्यूएम एक मुकम्मल इत्तेहाद के तौर पर सामने आएगी और लोगों को रिलीफ दिलाएगी। अब एक तरफ आप ये बात करते हैं कन्वेंशन के अंदर, दूसरी तरफ आप एक ऐसी जमात के साथ कोलिशन में बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी के साथ, आपको पता है वहाँ पर भी बड़े जागीरदार मौजूद हैं उस पार्टी के अंदर, तो ये डिस्पैरिटी क्यों है? देखिए, डिस्पैरिटी ऐसे नहीं है, मसला नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप हुकूमत कहाँ बनाते हैं? आप ऐवान में बनाते हैं। ऐवान में एमक्यूएम अपने पार्ट पे क्या कर रही है? 51 एमपीएस हैं, कोई एक भी जागीरदार नहीं, कोई एक भी वडेरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें लोग अप्रोच नहीं करते। ऐसा नहीं है कि लोग पैसे खर्च करके एमक्यूएम से सीटें खरीदने के लिए तैयार नहीं है। 100% जो कंफर्म इलेक्टोरल सीट्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि लोग अपनी जेब से करोड़ों रुपए लगा के इलेक्शन जीतने पर, इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश नहीं रखते और एमक्यूएम के पास नहीं आते हैं। लेकिन हमने अपने पार्ट पे ये किया है कि हमने किसी भी
इस तरह की मेंटालिटी वाले आदमी को, किसी जागीरदाराना जहनियत रखने वाले आदमी को हमने अपनी जगह नहीं दी। 168 का ऐवान, मैं आपको बता रहा हूं, लेट मी कंप्लीट। 168 का ऐवान है, 51 एमपीएस हमारे पास हैं। अब जो बाकी रह गए हैं 117 व्हाटएवर, हमने अपनी इस मुस्तकिल पॉलिसी के जरिए उन पर और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे ये प्रेशर बिल्टअप कर दिया है उनके जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर का, कि उन्हें भी अपने सियासी कारकुन को, कि जो दूसरों के लिए कुर्सियां लगाता है, उसे ऐवान की कुर्सी तक पहुंचाया जाए। ये हमने काम किया है। अच्छा, अब हम आगे कर क्या सकते हैं इस सिस्टम को खत्म करने के लिए? कि अगर हम सिंध में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जीतते रहें, हम वहां एक एक जिले, एक एक तंजीम, एक एक यूनियन तहसील, एक एक यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर मौजूद हैं, हमारे दफातर हैं, हम वहां काम कर रहे हैं सुबह शाम। इस वक्त ओवरऑल मैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन वाइज नहीं बात कर रहा, मैं ऑर्गेनाइजेशनली बात कर रहा हूं, वर्कर वाइज बात कर रहा हूं। एमक्यूएम इज ग्रोइंग एंड एमक्यूएम हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, और हम बहुत सारे हल्कों में बहुत सारे वहां पे सरप्राइजेस देंगे। हम एजुकेट कर रहे हैं, हमने तो एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले को लड़काने के टिकट दे दिया। ऑन दिस वेरी नोट मैं सेठी साहब से पूछना चाहूंगा। सेठी साहब, ये अभी आप सुन रहे हैं जो फैसल साहब फरमा रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो इनका जो कोलिशन है पीपल्स पार्टी के साथ, कहते हैं हमारा अपना स्टांस जो है वो बड़ा फर्म है, 51 हमारे पास एमपीएस हैं और हम डिलीवरी दे रहे हैं, हम गवर्नेंस भी कर रहे हैं, हम लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। तो ये बात समझ नहीं आती मुझे फैसल साहब की बात से बड़ी मदद के साथ। मैं कन्विंस नहीं हो रहा, या एक आम आदमी जो पंजाब का है वो अब इनकी पार्टी कन्वेंशन के बाद कन्विंस नहीं होता कि अगर ये जागीरदारी निजाम के इतना खिलाफ हैं तो फिर पीपल्स पार्टी के साथ मखलूत हुकूमत में क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, सियासत में बहुत कुछ करना पड़ता है। आपकी सारी ख्वाहिशात रात नहीं पूरी हो सकती। तो मुझे तो खैर, अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं तो कोई एतराज नहीं है। अपने आप को पार्टीज के साथ बैठ के अपना सिलसिला चलाना पड़ता है। मेरे लिए जो ज्यादा अहम सवाल ये है कि अल्ताफ भाई ने कहा कि ये जागीरदारों से जमीन छीन के, और अगर एमक्यूएम पावर में आती है तो जमींदारों, बड़े बड़े जागीरदारों, फ्यूडलिज्म का नाम उन्होंने इस्तेमाल किया कि पहली बात तो वो छीन के और ये बांट देंगे या ये फिर बेच देंगे और अपनी नेशनल डेट जो है उसको रिटायर कर लेंगे। तो मैं फैसल भाई से जरा सिंपल सा सवाल ये है कि फ्यूडलिज्म ज्यादातर तो सिंध में है, पंजाब में तो फ्यूडलिज्म उस किस्म की रही नहीं। तो ये बात सिंध में करने तो फिर भी कुछ बात समझ आती है, मगर अगर आप वहाँ पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं तो शायद आप बुलंदी से ये आवाज नहीं बुलंद कर सकते। दूसरी चीज ये कि अगर आप की पॉलिसी क्या होगी कि आप जमीन छीन लेंगे और कोई कॉम्पेंसेशन देंगे या नहीं देंगे, या कि एक बिल्कुल इनकलाबी किस्म का काम होगा जैसे इनकलाब में होता है कि जमीन छीन ली जाती है और फिर गरीबों के अंदर बांट दी जाती है और अमीर लोगों से जिनसे छीनी जाती है उनको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दी जाती। तो लैंड रिफॉर्म की बात कर रहे हैं या लैंड सीजर की बात कर रहे हैं? तो एक तो ये क्लैरिफिकेशन में चाहूंगा, उसके बाद मेरे चंद सवाल और भी हैं। जी जी, बहुत देखिए सेठी साहब, एक बात मैं मुनीब के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाऊं। इंडिया के भी आप कोलिशन दें, कोलिशन गवर्नमेंट में और पॉलिटिकल अलायंस में बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। वी आर कोलिशन गवर्नमेंट, वहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी जो है वो कांग्रेस के साथ बैठ जाती है ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो कम्युनिज्म में बिलीव नहीं कर रहे या कांग्रेस जो है वो कम्युनिज्म को मानना शुरू हो गई। तो इसको इस तरह से समझने की जरूरत है। दूसरी बात जो सेठी साहब ने मेरे ख्याल में की कि एक तो सिंध में क्यों नहीं कर रहे, नहीं मेरे ख्याल में सिंध में बड़ा रिपीटेडली अल्ताफ भाई रोजे अव्वल से तो सिंध में ही ज्यादा खिताब कर रहे हैं और वहां बड़ा रिपीटेडली कहा है। हमने असेंबली में खड़े होकर जागीरदारों के साथ बैठे, उनके ऑन देयर फेस हमने सारी बातें की एंड वी आर वेरी क्लियर। जहां तक आपने बात की है, यकीनन जी आप मेरा मैनिफेस्टो भी उठा के पढ़ सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर भी मौजूद है। हम बड़े क्लियर हैं लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, जहां लैंड रिफॉर्म्स के बारे में क्लियर हैं वहीं हम आगे कोऑपरेटिव और कॉर्पोरेट फार्मिंग और सारी की सारी चीज़ों की जानिब जाते हैं। ये जो अल्ताफ भाई ने बात की है, मैं ये समझता हूं एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि देखिए क्या जुल्म है कि आप कहते हैं कि पंजाब में नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं तो हो रहा है। जब भी तो हम चीज़ें पढ़ते हैं तो अल्ताफ भाई ने एक शिकारी कुत्तों वाली बात की थी, वो यकीनन किसानों और उनकी फैमिलीज के ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़े गए हैं। जब भी एज ए रिटन एंड एज ए लीडर अल्ताफ भाई ने ये बात की थी, तो जहां अनाज का दाना भी गिन के दिया जाता हो और गिन के उस अनाज के दाने के बदले वोट लिया जाता हो, तो दैट इज द मेंटालिटी जिसके हम वाकईतन अगेंस्ट हैं। हम अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड जो है उसके खिलाफ तो कोई भी काम नहीं करने जा रहे, लेकिन हम ऐसे कवानीन जरूर बनाएंगे कि जिससे आदमी को महज जमीन ना होने के बायस, महज आदमी को रुपए ना होने के बायस जो है वो थर्ड ग्रेड सिटीजन का दर्जा हासिल होता है, उसके यकीनन हम खिलाफ हैं और जो कुछ भी बन पड़ा उसके लिए करेंगे हम।
अच्छा, इसमें फैसल भाई, हाँ जी जी सर, और इसका जवाब भी जरूर दीजिएगा अभी मुझे कि आप क्या पोजीशन है आपकी। अभी भी एमक्यूएम की यही पोजीशन है कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, क्यों नहीं बनना चाहिए, बन गया तो अब इसका जिक्र करने का क्या जरूरत है हिंदुस्तान में जाके। सैयदी साहब, हम इन जवाब लेंगे फैसल साहब से एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद, SMS भी कीजिए फैसल साहब से, उनके हवाले से, एमक्यूएम के हवाले से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, सैयदी साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछिए। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।